स्क्रीन पर जो आपको दिया हुआ है पेडागोजिकल क्वेश्चन, नहीं सॉरी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, इसके ऊपर एक बार नजर डालते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया सामने स्क्रीन पर, चलिए डालते हैं इसके ऊपर एक बार नजर। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि क्लास 5th की पार्ट में किसके जंगल पर, ठीक है, ये जो आपका किसका जंगल है क्लास 5th में एक आपका चैप्टर है, चैप्टर का नाम है आपका चैप्टर नंबर 20 आपका दिया हुआ है किसके जंगल। तो किसके जंगल पर चर्चा करने के लिए अध्यापिका ने सूर्यमणि के सच्चे किस्से को सुनाया, जिसमें उसने एक सेंटर यानी केंद्र खोला जिसका नाम था तोरांग। और तोरांग को जो वहां की लैंग्वेज होती है, जो भाषा होती है, जिसका नाम होता है कुडुक। तो कुडुक भाषा में तोरांग का मतलब होता है आपका जंगल। क्या मतलब होता है आपका जंगल, ठीक है। तो वहां के लोग जिस भाषा को बोलते हैं वो कौन सी भाषा होती है आपकी कुडुक भाषा होती है। बेसिकली आपकी जो झारखंड के लोग जो भाषा बोलते हैं वो होती है आपकी कुडुक भाषा होती है। और झारखंड की जो ये जाति होती है ये होती है आपकी आदिवासी जनजाति होती है, ठीक है। तो तोरांग की स्थापना की थी जो कि देखता था। अब देखो जो आपका चैप्टर नंबर ये 20 दिया हुआ है कि जो आपके किसके जंगल के नाम से दिया हुआ है, इसमें सूर्यमणि की आपकी स्टोरी दी हुई है। बेसिकली जो आपकी सूर्यमणि थी उन्हें अपने जंगल से बहुत लगाव था, इन्हें अपने जंगल से इतना लगाव था, अगर इनके स्कूल का रास्ता सीधा गया हुआ था ना, उस सीधे रास्ते से जाने की बजाय ये जंगल वाले रास्ते से जाती थी, इतना लगाव था इन्हें अपने जो जंगल था। तो इनका यह मानना था कि लोग बाग अपने जो कल्चर होता है, अपनी संस्कृति होती है, खाना पीना होता है, अपनी जो भाषा होती है उनसे लगाव रखे। जैसे हमारे जो बहुत से लोग होते हैं अपने कल्चर को छोड़ देते हैं, अपनी संस्कृति को छोड़ देते हैं। इन्होंने कहा नहीं, हम अपने कल्चर से, संस्कृति से, भाषा से लगाव रखना चाहिए। और इसके लिए इन्होंने एक सेंटर भी खोला जिसका नाम था तोरांग, जिसको कुडुक भाषा में कहा जाता है, जंगल भी कहा जाता है, ठीक है। तो इन्होंने एक सेंटर भी खोला, अपने जो साथी है उनकी सेंटर मदद से एक सेंटर भी खोला था, ठीक है। तो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है इनकी, और आदिवासी लोगों की ये कहानी भी है जिसमें बड़ी फेमस स्टोरी आपकी सूर्यमणि की स्टोरी है। तो यहां पर इन्होंने स्थापना की थी, यहां पर 4 पॉइंट दिए हुए और आपको बताना इसमें कौन से पॉइंट आपके सही है। पहला है जमीन और आजीविका की समस्या, बिल्कुल सही बात है। जो सूर्यमणि है वो कहती है अगर किसी को जमीन की दिक्कत हो रही है या कोई साहूकार आकर कब्जा करता है तो आप लोग हमें बताइए, हम उसका सोल्यूशन कराएंगे। या किसी को जीविका की समस्या हो रही है, पैसों की समस्या हो रही है, आजीविका की समस्या हो रही है, तो भी हम उसका सोल्यूशन करेंगे, समाधान करेंगे। तो पहला पॉइंट आपका बिल्कुल यहां पर सही है। भूख की समस्या से कोई मतलब नहीं है, वनों की समस्या नहीं, कुडुक संस्कृति की आपकी समस्या है, ठीक है। जो आपकी कुडुक संस्कृति है, बेसिकली जो आदिवासी जो आपकी जनजाति है वो आपकी कुडुक की है, और भाषा भी कौन सी बोली जाती है, कुडुकी बोली जाती है। तो कुडुक संस्कृति की समस्याओं से संबंधित है, तो आपका ए और डी यानी कि थर्ड आंसर यहां पर आपका सही हो जाएगा। तो आपकी जो सूर्यमणि यानी चमकता सितारा के नाम से जो आपकी फेमस है, तो उसके आंसर आपके ए और डी यानी कि थर्ड आंसर यहां पर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया। अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा यानी कि कौन सी करेंसी आपके अबू धाबी में प्रचलित होती है। देखिए अबू धाबी में जो करेंसी का यूज किया जाता है वो किया जाता है आपके डॉलर, रुपया नहीं, आपके दिरहम का यूज किया जाता है आपके अबू धाबी में। अबू धाबी के अंदर जो लैंग्वेज का यूज किया जाता है वो किया जाता है आपके अरबी का। अबू धाबी में ना तो आपको नदी देखने को मिलेगी, ना आपको तालाब देखने को मिलेगा, और ना ही आपको वहां पर वर्षा आपको देखने को मिलेगी। ये कोई भी चीज आपको देखने को नहीं मिलेगी। अबू धाबी में देखने को मिलेंगे आपको खजूर, आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, खजूर आपको देखने को मिलेंगे आपको अबू धाबी में। अबू धाबी में देखने को मिलेंगे आपको रेत के टीले, ठीक है। ये क्वेश्चन तो आपका पूछा जाता है कि रेत के टीले आपको कहां देखने को मिलते हैं, आपको अबू धाबी में आपको देखने को मिलते हैं। अच्छा, एक और क्वेश्चन पिछली बार आपके ऑनलाइन एग्जाम में पूछा गया, आज से पहले नहीं पूछा गया था, कि जो अबू धाबी का जो टाइम होता है और जो हमारा टाइम होता है, जो इंडिया का टाइम होता है, उनमें डिफरेंस कितना होता है। तो देखिए आपको ध्यान रखना है, जो अबू धाबी का जो टाइम होता है वो इंडिया के टाइम से 1.5 घंटा पीछे है, यानी हम लोग इंडिया के लोग अबू धाबी के टाइम से 1.5 घंटा आगे है, ठीक है। जैसे अभी जितना भी टाइम हो रखा है, अभी टाइम हो रखा है 8:30 बज रहे हैं, तो अभी जैसे इंडिया के अंदर 8:30 बजे हुए हैं, तो अभी अबू धाबी में अभी बज रहे होंगे आपके 7 बजे होंगे, ठीक है। कितने बजे, अभी 7 बजे हुए अबू धाबी के अंदर, तो 1.5 घंटे का डिफरेंस है, यानी हम लोग टाइम के मामले में 1.5 घंटा आगे अबू धाबी के लोगों से, ठीक। तो दिरहम इसका आंसर थर्ड आपका सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया, ये रहा आपके सामने आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके ऊपर एक बार नजर डालते हैं। हाँ जी, खजूर है आपका। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि जल थीम से संबंधित आपकी कितनी थीम है ईवीएस के अंदर, 6 थीम है, और 6 थीम में से एक थीम कौन सी आ गई आपकी, जल वाली यानी वाटर थीम आ गई। 5 थीम बताओ कमेंट बॉक्स के अंदर, मत बताओ, ये तो बहुत सिंपल है, सभी बता दोगे। तो जल थीम से संबंधित
सामाजिक और सांस्कृतिक जो आपके मुद्दे हैं, सोशल और जो आपके कल्चरल जो आपके इश्यूज होते हैं, मुद्दे होते हैं, उनको प्रभावी ढंग से कैसे सीखा जा सकता है? बताओ, जल थीम से संबंधित कैसे मुद्दे हो सकते हैं कि भाई जल को वेस्ट नहीं करना चाहिए, जल तो वैसे बहुत बेशकीमती आपका बनता जा रहा है, ठीक है, धीरे धीरे कम भी होता जा रहा है। तो ऐसे जो आपके सामाजिक और सांस्कृतिक मुद्दे हैं, ठीक है, इनको आप लोग कैसे प्रभावी ढंग से आपको सिखा सकते हैं, आपको बताना है। पहला तरीका आपका रोल प्ले। रोल प्ले बहुत बढ़िया आपका मेथड होता है किसी भी चीज को आपको सिखाने का। रोल प्ले के माध्यम से पहला तो फायदा होता है, बच्चे के अंदर लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है, यानी कि भाषा का विकास होता है। तो भाषा विकास करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका होता है आपका रोल प्ले। रोल प्ले के माध्यम से बच्चे आपस में क्या काम करेंगे, एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे, डायलॉग का आपका डिस्कशन होगा, ठीक है, वार्तालाप होगी। तो रोल प्ले से भाषा का आपका आदान प्रदान होगा। रोल प्ले क्या होता है, आपका टीएलएम का भी सबसे बढ़िया सोर्स होता है। आपकी क्या होता है टीएलएम का, सर्वे और दृश्य सामग्री का सबसे बढ़िया साधन होता है। बच्चे रोल प्ले से क्या काम करते हैं, सुनते भी है और देखते भी है। तो टीएलएम का सबसे बढ़िया सोर्स भी आपका रोल प्ले माना जाता है। अब आपको जल थीम से संबंधित आपके इन मुद्दों को प्रभावी ढंग से इनको इफेक्टिव रूप से बनाना है इनको। तो जल थीम से संबंधित उनको रोल प्ले बनवा दो कि भाई जहां पर पानी की समस्या आ रही है तो रोल प्ले एक करवा दिया कि भाई हमारे घर के अंदर पानी की समस्या आ रही है, देखो पानी से लोग बाग परेशान हो रहे हैं, देखो यहां पर पानी के मारे हाथ में जो है डब्बे लेकर जा रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से रोल प्ले की एक सिचुएशन क्रिएट कर दो, तो सबसे बढ़िया प्रभावी आपका मुद्दा है। दूसरा, विद्यार्थियों के बीच में वास्तविक संवाद कराओ, रियल डायलॉग करवाओ। आपस में क्या काम करो, बच्चों को ग्रुप के अंदर बांट दो और फिर उनके बीच में रियल डायलॉग करवाओ। तो बच्चे क्या काम करेंगे, आपस में डिस्कशन करेंगे, डायलॉग करेंगे। तो जब वो आपस में डायलॉग करेंगे तो कई सारे पॉइंट उनके निकल कर आएंगे कि नहीं ऐसा होना चाहिए, वो कहेंगे नहीं ऐसा होना चाहिए। तो दूसरा पॉइंट भी आपका बड़ा इफेक्टिव तरीका होता है। तीसरा पॉइंट है आपका क्षेत्र भ्रमण यानी कि फील्ड ट्रिप। फील्ड ट्रिप ईवीएस को सीखने का सबसे इफेक्टिव तरीका माना जाता है। जो आपका फील्ड ट्रिप होता है, क्षेत्र भ्रमण होता है। आपकी ईवीएस की किताब के अंदर शुरुआत के दूसरे तीसरे पेज पर ही लिखा है आपका कि ईवीएस को सबसे सीखने का सबसे बढ़िया जो रिसोर्स होता है, संसाधन होता है, वो आपका फील्ड ट्रिप होता है। अब जैसे आपको जल थीम से संबंधित आपके मुद्दों को सरोकार बनाना है, इफेक्टिव बनाना है, तो बच्चों से क्लासरूम से में क्या कहो, चलो बेटा आसपास में जहां पे भी जल को स्टोर करा जाता है, संरक्षित करा जाता है, वहां पर मैं आपको लेकर चलता हूं। तो बच्चों को क्लासरूम से लेकर चले जाए। फील्ड ट्रिप में भी ध्यान रखना है, बच्चों को आसपास की जगह पे लेकर जाइए, ठीक है। तो आसपास में लेकर चले गए, जैसे राजस्थान के अंदर आप लोग हो तो आसपास में देख लो जहां पर बावड़ियां हो, ठीक है। आपने देखी है ना जो बावड़ी होती है जहां पर पानी को स्टोर किया जाता है, पुराने टाइम में जो स्टोर किया जाता था, जो सीढ़ियों से नीचे उतर के जो पानी भरने जो जाते हैं, तो बावड़ियां उनको दिखा दी। अगर आसपास में कहीं आपको टांका देखने को मिले तो उनको टांका दिखा दिया, ठीक है। इस तरीके से गोल जो होता है जिसमें आपका वर्षा का जो जल है वो कलेक्ट किया जाता है, तो उनको टांका दिखा दिया। या जहां पर पानी से लोग बाग परेशान हो रहे हैं उनको वो सिचुएशन दिखा दी। तो फील्ड ट्रिप के माध्यम से बच्चा अपना प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरीके से सीख जाएगा। तो इसलिए सबसे बढ़िया सोर्स होता है आपका फील्ड ट्रिप होता है, ठीक है। अगला है प्रदर्शन और गृह कार्य द्वारा, यानी होमवर्क के द्वारा और डेमोन्स्ट्रेशन के द्वारा। ये आपका बढ़िया तरीका नहीं होगा। अब कहोगे सर हमें तो होमवर्क मिलता था। भाई जो होमवर्क होता है वो आप लोगों को मिला, हम लोगों को मिला, वो बिल्कुल सही बात है, लेकिन होमवर्क किसी भी चीज को इफेक्टिव रूप से सिखाने का तरीका नहीं होगा। आपने बच्चों को कोई काम दिया, बच्चा उसको घर से कंप्लीट करके लेकर आ गया, लेकिन अगर बच्चों को आप कोई डिस्कवरी लर्निंग के थ्रू सिखाने का काम दोगे कि बेटा घर से क्षेत्र वन में इसके पानी जल थीम से संबंधित आपको कुछ अपनी तरफ से खोजबीन करके लानी है, वो आपका इफेक्टिव तरीका माना जा सकता है, लेकिन होमवर्क आपका इफेक्टिव तरीका नहीं माना जा सकता। तो ए, बी एंड सी आपका फर्स्ट आंसर यहां पर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है? आप कहोगे सर हम स्कूल में तो हम तो उल्टा ही पढ़ते थे, हमारे टीचर ने तो हमें कभी ऐसा कुछ कराया नहीं। सही बात है भाई, अब आप लोगों को कराना है जो भी कुछ कराना है। अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया। अगली थीम आपको दे दी यात्रा। देखिए दो थीम तो आपको देखने को मिल गई, एक थीम तो आपको मिली जल, दूसरी थीम आपको देखने को मिली यात्रा यानी ट्रेवल। तो जो आपकी थीम है यात्रा, उसमें जो बछेंद्री पाल जी है, तो बछेंद्री पाल के पर्वतारोहण में अनुभवों के वर्णन को सम्मिलित किया गया है। इन्हें सम्मिलित करने के क्या कारण हो सकते हैं? तो देखो जो आपके बछेंद्री पाल जी है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट के ऊपर चढ़ाई करी थी, तो उनका विवरण आपकी एनसीईआरटी बुक्स के अंदर दिया गया है। तो यहां पर यह कहा गया कि इनको सम्मिलित करने के क्या रीजन है, क्यों एनसीईआरटी की बुक्स में बछेंद्री पाल जी के इन जीवन को सम्मिलित किया गया है, ठीक। पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि ये जो चैप्टर है ये लिंग रूढ़िबद्धता यानी जो जेंडर स्टीरियोटाइप है उसको चैलेंज करता है। बिल्कुल सही बात है। अब जब बछेंद्री पाल जी थी, उन्होंने अपने जो बड़े भाई थे उनसे कहा कि भैया मुझे माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करनी है, मुझे एवरेस्ट के ऊपर चढ़ना है या पहाड़ों के ऊपर चढ़ना है।
तो उनके बड़े भाई ने पता है क्या जवाब दिया, नहीं ये वाला काम नहीं करना, ठीक है, मना कर दिया, क्लियर मना कर दिया। मना करने का रीजन क्या था, क्योंकि बछेंद्री पाल एक लड़की थी। अब जो बछेंद्री पाल के जो छोटे भाई थे उन्होंने कहा कि मुझे ये वाला काम करना है, तो उनके भाई ने क्या काम कहा, ठीक है तू कर लेगा ये वाला काम, क्यों, क्योंकि वो लड़का था। तो उनको मना कर दिया लड़की की वजह से, और उसके भाई को मना हाँ कर दिया क्यों, वो लड़का था। तो यहां पर क्या दिखा रहा है, उनके बड़े भाई ने क्या दिखाया, जेंडर वाइज दिखाया। लेकिन बछेंद्री पाल जी ने हिम्मत नहीं हारी, और माउंट एवरेस्ट की जो चोटी होती है उस पर चढ़ाई करके जेंडर जो बाइस होता है, जेंडर जो स्टीरियोटाइप होता है, जेंडर स्टीरियोटाइप का मतलब क्या होता है कि लड़कियां काम करेगी अपना घर का, लड़के काम करेंगे बाहर का, यानी चैलेंजिंग जो काम करेंगे, जो इस तरीके की जो स्टीरियोटाइप चलती आ रही है, पूर्व धारणा जो चलती आ रही है, उसको चैलेंज दिया कि नहीं, लड़कियां भी वो काम कर सकती है जो लड़के कर सकते हैं, या लड़के भी वो काम कर सकते हैं जो लड़कियां कर सकती है। तो इसको चैलेंज देने का किसने काम किया, बछेंद्री पाल जी ने इसको चैलेंज देने का काम किया। तो इसलिए इस चैप्टर को आपके एनसीईआरटी के अंदर डाला हुआ है, ठीक। तो पहला ऑप्शन आपका सही है। अगला है, यह चैप्टर पर्वतों की ऊंची चोटियों को मापने पहुंचने में आई चुनौतियों का वर्णन करता है। अब देखिए बछेंद्री पाल जी ने ये तो है नहीं कि ऐसे आराम आराम से गई और जाकर झंडा गाड़ दिया वहां पर, कितने सारे चैलेंज इनको देखने को मिले, कितनी ट्रेनिंग पहले इन्होंने ली, ठीक है, और कितने सारे मतलब परेशानियों का इनको दिक्कतों का सामना करना पड़ा, तब जाके इन्होंने वहां पर माउंट एवरेस्ट के ऊपर अपना इंडिया का झंडा वहां पर गाड़ा था, ठीक है। तो बहुत सारे चैलेंज इनको देखने को मिले। अगला है, यह जो चैप्टर होता है यह सामूहिक टीम कार्य के महत्व की व्याख्या करता है। अकेली तो वो गई नहीं थी, तो टीम वर्क के साथ इन्होंने अपना काम शुरू करा था, बहुत सारे लोग एक साथ गए थे। तो यहां पर क्या देखने को मिलता है, टीम वर्क यहां पर देखने को मिलता है, ये चैप्टर ये दिखाता है। यह अध्याय एक अनुकरणीय आदर्श को प्रस्तुत करता है, किसको, एक रोल मॉडल को प्रस्तुत करता है। अब ये जब चैप्टर को बच्चे पढ़ेंगे, खासकर जो स्कूल के अंदर जो लड़कियां आती है, जब वो इस चैप्टर को पढ़ेंगी तो क्या देखेंगी, क्या रे लड़की ने होकर माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई कर दी, तो हम भी इस काम को कर सकती है, हम भी किसी और दूसरे बड़े काम को कर सकती है। तो ये रोल मॉडल को सेट करेगी उन लड़कियों के सामने जो स्कूल में बच्चियां पढ़ रही है, ठीक है। तो इसलिए ऐसी ऐसी जो है स्टोरी को आपके एनसीईआरटी बुक्स के अंदर शामिल किया गया है। जैसे बछेंद्री पाल जी को किया गया, कन्नम मल्लेश्वरी को किया गया, सुनीता विलियम्स को किया गया, कल्पना चावला जी को किया गया। तो ऐसी स्टोरीज को शामिल करने को इसलिए कहा गया आपके एनसीईआरटी बुक्स के अंदर, ताकि जेंडर बाइस को चैलेंज दिया जा सके, जेंडर बाइस को खत्म किया जा सके। खत्म तो होगा नहीं, धीरे धीरे खत्म होगा, ठीक। तो फर्स्ट आंसर आपका सही हो जाएगा, ए बी सी डी फोर, आपके चारों ऑप्शन आपके यहां पर सही हो जाएंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन सामने आपके क्या दिया हुआ है, इसके ऊपर एक बार नजर डाल लेते हैं। भाई पोल वोल लेने दो, पोल में बहुत दिक्कत होती है, ऐसे आंसर आप लोग देते चलिए। अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया है, इसके ऊपर एक बार नजर डालिए। अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, अगला है आपके सामने क्वेश्चन कि बच्चों के लिए ईवीएस कक्षा में अधिकतम क्या होना चाहिए। बताओ ईवीएस की जो क्लासरूम है उसमें ज्यादा से ज्यादा क्या होना चाहिए, वो आपको पूछा है। पहला है, वाद विवाद का प्रावधान होना चाहिए, डिबेट का प्रोविजन होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। जितने बच्चे आपस में डिबेट करेंगे, ठीक है, और डिबेट भी क्या होनी चाहिए, हेल्दी होनी चाहिए। ये नहीं कि डिबेट थोड़ी सी ज्यादा क्या बढ़ गई और आपस में एक दूसरे के बज गए, उसमें आपस में गुट बज गए, ठीक है, या लड़कियों ने पकड़ ली एक दूसरे की चोटी, नहीं। हेल्दी डिबेट होनी चाहिए, जहां पर बच्चे आपस में क्या काम करे, एक दूसरे से हेल्दी डिबेट करे या हेल्दी कॉम्पिटिशन करे। तो ये ईवीएस क्या किसी भी क्लासरूम की एक अच्छी निशानी होती है, ठीक। तो पहला आपका पॉइंट सही हो गया। दूसरा, अनुभवात्मक सीखना, यानी एक्सपीरियंस के थ्रू सीखना। अब बच्चा जब स्कूल में आता है तो थोड़े बहुत अनुभव लेकर आता है, तो जो भी आप बच्चों को कोई चीज सिखा रहे हो उससे पहले उसके अनुभव को शामिल करो। सिखाने से पहले मान लो कोई भी चैप्टर सिखा रहे हो तो उससे पहले बच्चों की आप पूछ लो कि बेटा इस चैप्टर के बारे में आपको थोड़ा बहुत कुछ पता है, तो बच्चा बता देगा हाँ सर थोड़ा बहुत ये पता है। तो उसके अनुभव को शामिल करते हुए आप लोग सिखाइए उसको, ठीक है। तो एक्सपीरियंस लर्निंग की बात तो आपका एनईपी 2020 भी कहता है। अगला है, कहानियों के माध्यम से सिखाना। अब जो छोटा बच्चा होता है वो कहानियों के माध्यम से बहुत जल्दी सीखता है। आप लोग भी अपने पास्ट के अंदर चले जाओ, जब आप लोग छोटे से थे, ठीक है, इतने छोटे तो नहीं, मतलब ठीक ठाक छोटे थे, तो कहानियां हमें बहुत पसंद थी अपने, जब हम बचपन के अंदर थे, अपने दादा दादी चाचा ताऊ से बहुत कहानियां सुनते थे। क्योंकि कहानी क्या होती है, कहानी से बच्चा बहुत जल्दी इंटरेक्ट करता है। कहानी से बच्चे का क्या काम होता है, उसकी चिंतन की जो क्षमता होती है वो बहुत जल्दी बढ़ती है, ठीक है। तो कहानियों के माध्यम से बच्चा बहुत जल्दी अपना सीखता है। तो इसलिए आपकी ईवीएस की क्लासरूम में कहानी यानी स्टोरीज भी आपकी होनी चाहिए, जैसे आपकी बछेंद्री पाल जी को जोड़ दिया, ठीक है, तो बच्चा बहुत जल्दी कनेक्ट करता है। तथ्य और सूचनाएं, देखिए आपकी जो एनसीएफ, जब मैंने आपको 2005 पढ़ाया था तो एनसीएफ 2005 ने क्लियर मना करा था कि सूचनाओं को ज्ञान मानने से बचा जाए, इंफॉर्मेशन को नॉलेज मानने से मना करने की बात कौन करता है, आपका एनसीएफ 2005 करता है आपका, ठीक है। जो सूचना को ज्ञान में कन्वर्ट कर दे वो कौन होता है, वो आपका टीचर होता है, यानी आपका फैसिलिटेटर होता है, सुगम करता होता है। तो आपको सूचना को आपको शामिल करने की बात आपकी नहीं होनी चाहिए, आपकी ना तो ईवीएस के अंदर, ना ही आपकी किसी और आपकी क्लासरूम के अंदर।
तो आपके ए बी एंड सी आपके सही हो जाएंगे, यानी कि थर्ड आंसर यहां पर आपका सही हो जाएगा। ये आपकी क्या होती है, एक आपकी ईवीएस की क्लासरूम में अधिकतम इन चीजों का आपका प्रावधान आपका होना चाहिए। अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिए, इसका आंसर आपका क्या सही हो जाएगा, इसके ऊपर एक बार नजर डालते हैं। अगला क्वेश्चन सामने आपके दिया हुआ है कि एक ईवीएस शिक्षक एक आकलन उपकरण यानी कि असेसमेंट टूल्स का उपयोग करता है, देखते हैं कौन से टूल्स का उपयोग करता है, जो ना केवल सबसे अच्छा है, ठीक है भाई, बल्कि एक समय में बच्चे के सभी प्रकार के कार्य या उसकी गतिविधियों यानी एक्टिविटीज को कलेक्ट करता है। तो शिक्षक उपयोग किसको कर रहा है, रूब्रिक्स, पोर्टफोलियो, एनेक्डोटल रिकॉर्ड या फिर ऑब्जर्वेशन शीट? बताओ सही आंसर क्या होगा। देखिए सबसे पहले तो उसने बात कर दी कि वो क्या है, सबसे अच्छा है, बल्कि एक समय में बच्चे के सभी प्रकार के कार्य या उसकी एक्टिविटीज को कलेक्ट करता है। अब सबसे पहले आप लोग देखोगे रूब्रिक्स, रूब्रिक्स क्या काम करता है, रूब्रिक्स एक तरीके की आपकी मार्गदर्शिका होती है जिसमें बच्चे के जो आपके लिखित होते हैं और जो आपके मौखिक आपके जो आकलन होता है उसको रिकॉर्ड करा जाता है। तो आपका एक संक्षिप्त में एक आपका छोटा आपका आकलन होता है। लेकिन अगर मैं बात करूं आपके पोर्टफोलियो की, पोर्टफोलियो क्या होती है, मैंने आपको बताया पोर्टफोलियो आपकी बेसिकली एक तरीके की फाइल होती है जिसमें बच्चे से संबंधित आपके सभी प्रकार के आपके रिकॉर्ड रखे जाते हैं। बच्चे की क्या क्या कमियां है, बच्चे के क्या क्या अचीवमेंट्स होते हैं, बच्चे का नाम क्या होता है, बच्चे की फैमिली से संबंधित जो जो उसके आपकी सूचनाएं होती है, बच्चे से संबंधित XYZ जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो सभी इसकी पोर्टफोलियो यानी इस फाइल के अंदर रखी जाती है। जब बच्चा क्या होता है इस किसी क्लासरूम को पास कर लेता है, अगली क्लास में जाता है, तो उस क्लासरूम का जो टीचर होता है अगली क्लास वाले को दे देता है कि सर या मैडम ये इस बच्चे का जो है पोर्टफोलियो है। तो अगली क्लास वाले टीचर को हेल्प मिल जाती है बच्चे के आकलन के लिए, अच्छा ये इस बच्चे की कमियां है, ये इस बच्चे का अचीवमेंट्स है, ये इस बच्चे के साथ पिछली क्लास में दिक्कत आई थी। तो बच्चे का आकलन करने का जो सबसे बढ़िया और जो आपका इफेक्टिव तरीका होता है वो होता है आपका पोर्टफोलियो होता है। एंड आई होप आप लोग जब टीचर बन जाओगे तो आप लोग बच्चों का पोर्टफोलियो बनाओगे, ठीक है, या फिर 60,000 जब आएंगे अकाउंट में मैसेज के थ्रू, अरे बाद में देख लेंगे, ये वाला काम करोगे, ठीक है। एनेक्डोटल रिकॉर्ड में भी क्या होता है, बच्चे के आपके सभी तरीके के रिकॉर्ड रखे जाते हैं, बट एनेक्डोटल रिकॉर्ड जो आपका होता है पोर्टफोलियो का आपका एक छोटा प्रारूप होता है, लेकिन पोर्टफोलियो में आपके सभी आपके रिकॉर्ड आ जाते हैं, जो आपके बच्चे के साल भर के दौरान जो आपके सभी रिकॉर्ड हो जाते हैं, ठीक। ऑब्जर्वेशन शीट के अंदर क्या होता है, बच्चा जो जो बच्चे से संबंधित जो जो चीजें टीचर ऑब्जर्व करता है उसको शीट के अंदर टिक करता जाता है कि बच्चा क्लासरूम के अंदर कितना हाथ खड़ा कर रहा है, बच्चा क्लासरूम के अंदर अपने साथियों के साथ किस तरीके से टीम वर्क कर रहा है, बच्चा किस तरीके की एक्टिविटीज कर रहा है, बच्चा कितने आंसर दे रहा है, उनको टीचर ऑब्जर्व करता है और शीट के अंदर लिखता जाता है। तो ऑब्जर्वेशन शीट इतना इफेक्टिव नहीं रहता जितना आपका पोर्टफोलियो रहता है। तो सेकंड आंसर यहां पर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोग बनाओगे पोर्टफोलियो जब आप लोग बनोगे, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिए, इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया, क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि नीचे दिए गए कथनों में से अल बिरूनी, ठीक है, अल बिरूनी आ गए भाई आपके, जो एक विद्वान थे, ठीक है, और जिन्होंने हमारे देश का भ्रमण हजारों वर्षों से भी पूर्व में किया था, और इनके बारे में सही कथनों का चयन हमको करना है। चलो भाई पढ़ते हैं अल बिरूनी के बारे में। पहले है वह एक यात्री थे जिन्होंने हमारे देश का भ्रमण किया, जो प्रेक्षण किया था उसके बारे में लिखा। कई हजारों साल पहले हमारे देश में एक यात्री आए थे, घूमने के लिए आए थे, जिनका नाम था अल बिरूनी। हमारे देश के बारे में इन्होंने इतनी चीजें लिखी थी, खासकर जो हमारे देश की जो तालाब की जो अवस्था थी, पानी को संग्रहण करने की जो अवस्था थी, उनसे बहुत प्रभावित हुए थे, ठीक है, और अपने देश में जाके बहुत वर्णन किया था, बहुत तारीफें करी थी हमारे देश के बारे में इन्होंने, अल बिरूनी ने, ठीक है, और एनसीईआरटी की किताब में इनके बारे में लिखा भी हुआ है। तो पहला पॉइंट तो आपका सही है। वे अफगानिस्तान से आए थे, नहीं, अफगानिस्तान से नहीं आए थे, ये आपके उज्बेकिस्तान से आए थे, ठीक है, ये आपके कहां से आए थे, आपके उज्बेकिस्तान से आए थे, अफगानिस्तान से नहीं आए। तो ये पॉइंट तो आपका गलत हो गया। उन्होंने उन चीजों के बारे में लिखा जो उन्हें अपने देश से भिन्न लगी, बिल्कुल सही बात है, हमारे देश के बारे में लिखा उन्होंने बहुत सारी चीजें। और अगला है उनकी पुस्तक, क्या नाम था उनकी पुस्तक का, उनकी पुस्तक का नाम था किताबुल हिंद, ठीक है, उनकी पुस्तक का नाम था किताबुल हिंद, ये उनकी पुस्तक का नाम था, जिन्होंने हमारे देश के बारे में तरह तरीके की जो जो उन्होंने चीज ऑब्जर्व करी वो उन्होंने अपनी किताब के अंदर लिखते हुए चले गए, ठीक। उन्होंने अपनी पुस्तक से हम अपने देश के भूतकाल और सांस्कृतिक विरासत के बारे में बहुत कुछ जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने विशेष रूप से हमारे देश के लोगों के जो तालाब बनाने में कुशलताओं का उल्लेख किया, ये पॉइंट भी बिल्कुल सही है। तो बेसिकली अल बिरूनी के बारे में जो जो महत्वपूर्ण डिटेल होनी चाहिए वो सभी इस क्वेश्चन के माध्यम से सारी आ गई, जो आपके एनसीईआरटी के बारे में दी हुई है, और इससे बाहर अल बिरूनी के बारे में क्वेश्चन नहीं आता आपके एग्जाम के अंदर।
तो ऑप्शन कौन से सही हो जाएंगे भाई? गलत कौन सा था? गलत सिर्फ आपका बी था, यानी कि ए सी डी ई आपका आंसर सही हो जाएगा। ए सी डी आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया, आपका खेजड़ी पेड़ आ गया, खेजड़ी ट्री आ गया। इसके ऊपर एक बार नजर डालते खेजड़ी ट्री के बारे में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है सामने आपकी स्क्रीन पर, खेजड़ी पेड़ के बारे में, खेजड़ी ट्री के बारे में। देखिए जो आपका खेजड़ी पेड़ है, जो खेजड़ी आपका ट्री है, इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट दी हुई है और हमको जो सही स्टेटमेंट है उनके बारे में विचार करना है, कौन सा सही है। यह वृक्ष जो होता है आपका मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है, या आप लोग कह सकते हो जो आपका राजस्थान है वहां पर आपका कौन सा पाया जाता है? आपका खेजड़ी आपका पेड़ पाया जाता है। तो पहला ऑप्शन आपका क्या हो गया? सही हो गया। दूसरा है, इसे उगने के लिए अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती। बिल्कुल सही बात है भाई, रेगिस्तानी जगह में पाया जाता है तो रेगिस्तान में वैसे ही पानी कम होता है, तो उगने के लिए इसे पानी की बहुत ही कम जरूरत होती है। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी आपका सही हो गया। यह वृक्ष अपने जो तना होता है, जो इसका स्टीम होता है, उस तने से जल को संचित करता है, जिसका उपयोग आवश्यकता पड़ने पर किया जाता नहीं। जब जल इतना मिलता ही नहीं है रेगिस्तान में, उसको संचित कहां से कर लेगा? ये जो विशेषता लिखी हुई है ना, ये आपके खेजड़ी पेड़ के बारे में नहीं है, ये रेगिस्तानी ओक के बारे में है। रेगिस्तानी ओक क्या काम करता है? अपना जो उसका तना होता है ना, उस तने में जल को संचित कर लेता है, और जैसे वहां पर उस इलाके में जैसे कभी पानी की कमी हो जाती है तो वहां के लोग आके रेगिस्तानी ओक जो पेड़ होता है उसके तने में लगा के पाइप को और पानी को यूज करना शुरू कर जाते हैं वहां के लोग। तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत है। इस वृक्ष की जो छाल होती है उसका यूज दवाइयों को बनाने में होता है, ये सही बात है। इसकी जो लकड़ी होती है उस पर कीटों का प्रभाव नहीं पड़ता, ये वाली बात भी बिल्कुल सही है। तो तीसरा ये डी आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। इस वृक्ष में बहुत कम पत्तियां होती है, ये पॉइंट गलत है। पत्तियां आपकी अच्छी खासी होती है, ठीक है, बहुत पत्तियां होती है, और बहुत पत्तियां होती है, और जो जानवर होते हैं वो बहुत खाते हैं इसकी पत्तियों को, जो आपका खेजड़ी पेड़ होता है। तो ये पॉइंट आपका गलत हो गया। तो कौन से पॉइंट गलत थे? आपका सी और ई पॉइंट आपका गलत था, ए बी डी आपका सही हो जाएगा, ए बी डी। ठीक, तो ये खेजड़ी पेड़ के बारे में जानकारी थी।